बक्सर में सनातन संस्कृति समागम के मंच पर पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे को अव्यवस्था देखकर गुस्सा आ गया। बिहार में पूर्ण शराबबंदी है। शराब बनाना, बेचना, पीना या दूसरे राज्यों से यहां लाना कानूनन अपराध है। हाल के दिनों में यूपी से गोपालगंज में शराब की तस्करी बढ़ी है। ऐसे में शराब तस्करी पर पूर्ण रूप से रोक लगाने के लिए इस बलथरी चेक पोस्ट के अलावा 7 नए चेक पोस्ट बनाए गए हैं, जहां मद्य निषेध विभाग के अफसरों और पुलिस जवानों की तैनाती की गई है। इतनी सख्ती के बाद भी शराब तस्करों ने अपना गोरख धंधा नहीं बदला। अब दिन में ही पुलिस को चकमा देकर शराब तस्करी का नया इजाद ढूंढ लिया है। देखिए इस तस्वीर को। पुलिस के वाहन में रखी गई इन लकड़ियों को देखने से तो यही लग रहा है कि बढ़ई का काम करने वाले लकड़ी का पटरा लेकर जा रहे हैं, लेकिन इस लकड़ी के अंदर की तस्वीर को देखेंगे तो आपकी भी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। दरअसल तस्करों ने लकड़ी के पटरों में शराब छिपाकर रखी थी, जिसे पुलिस ने बरामद किया। सदर एसडीपीओ संजीव कुमार के मुताबिक ये कार्रवाई यूपी के सीमावर्ती कुचायकोट थाने के जलालपुर के पास की गई है। अरवल से फिर अवैध शराब पकड़ाई है। बताया जा रहा है कि एक पिकअप वैन से भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब के साथ चालक और उपचालक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने पिकअप वैन से 76 कार्टन विदेशी शराब जब्त की। दरअसल दिलवारपुर राष्ट्रीय राजमार्ग 139 पर आने जाने वाली गाड़ियों की तलाशी ली जा रही थी, जहां औरंगाबाद की ओर से चलकर आ रही एक पिकअप वैन को रोका गया। पुलिस को शक हुआ कि इसमें अवैध रूप से सामान रखा गया है, तो गाड़ी को जब्त कर थाना परिसर लाया गया। गाड़ी की जांच पड़ताल हुई तो 76 कार्टन विदेशी अंग्रेजी शराब बरामद की गई। शराब माफियाओं ने पुलिस को चकमा देने के लिए पिकअप वैन के अंदर बॉक्स बनाई थी, ऊपर से पुराना टायर रख दिया था। पुलिस ने मौके से 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार चालक हरियाणा का रहने वाला है। चालक ने बताया कि वो हरियाणा के पानीपत से शराब लेकर मुजफ्फरपुर जा रहा था। पुलिस ने दोनों को जेल भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। बिहार में शराबबंदी लागू है, पर शराब के धंधेबाज बाज आने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताज़ा मामला बेगूसराय के बीरपुर थाने का है, जहां पुलिस ने सहुरी चौर में छापेमारी कर वहां से भारी मात्रा में अर्धनिर्मित महुआ शराब को नष्ट किया। नष्ट किए गए अर्धनिर्मित शराब की मात्रा करीब 2000 लीटर से भी अधिक थी। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया और शराब के साथ साथ शराब बनाने वाली सामग्रियों और उपकरणों को भी नष्ट कर दिया। इसमें कोई शक नहीं कि पुलिस की मुस्तैदी से अवैध शराब की धंधेबाजी का एक बड़ा अड्डा ध्वस्त कर दिया गया है। लेकिन अक्सर सामने आते ऐसे मामले प्रदेश में लागू शराबबंदी कानून पर सवालिया निशान तो लगा ही देते हैं। हालांकि विभाग का कहना है कि तस्करों पर लगाम लगाने के लिए लगातार छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है। वहीं पकड़े गए शराब तस्करों से भी सख्ती से पूछताछ की जा रही है, ताकि शराब के बड़े धंधेबाजों तक पहुंचा जा सके। गोपालगंज में पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम शराब के खिलाफ लगातार अभियान चला रही है। हर रोज शराब तस्कर पकड़े भी जा रहे हैं। इसके बाद भी शराब तस्कर बाज नहीं आ रहे। नए नए जुगाड़ से शराब की तस्करी की जा रही है। ताज़ा मामला कुचायकोट थाना क्षेत्र के बलथरी चेक पोस्ट के पास का है, जहां बाइक की सीट के अंदर छिपाकर शराब की तस्करी करने का खुलासा पुलिस ने किया है। पुलिस ने 167 बोतल शराब बरामद की है। तस्कर ने बाइक के पुर्जे में शराब छिपाई थी। पुलिस को शराब बरामद करने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। देखिए कैसे पुलिस बाइक की सीट के अंदर से शराब निकाल रही है। बाइक के हर पार्ट को तस्कर ने तहखाना बना दिया है। पुलिस के अनुसार ये दोनों तस्कर पूर्वी चंपारण के रहने वाले हैं। दोनों शराब तस्कर यूपी से शराब की खेप बाइक में छिपा कर ला रहे थे। तभी पुलिस की नजर इन पर पड़ी और पुलिस ने जब इनकी तलाशी ली तो इनके पास से भारी मात्रा में शराब मिली। वहीं इस मामले में पुलिस ने दोनों शराब तस्करों के खिलाफ उत्पाद अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर जेल भेज दिया है। अस्पताल के बेड पर एक साथ लेटे इन 3 लोगों को देखिए। देखकर लगता है कि क्या दोस्ती है, जो तीनों बड़े आराम से एक ही बेड पर सो रहे हैं। पर आपको जानकर हैरानी होगी, बेड पर पड़े ये दोनों पुलिसकर्मी हैं, जो अपने साथ एक कैदी को इलाज कराने को लेकर आए थे और उनका इलाज करवाकर बेखबर होकर सोए हैं। लापरवाही की ये तस्वीर भागलपुर की है।
दरअसल 0 माइल थाना क्षेत्र के मिराकचक में साल 2019 में हुए एक गोलीबारी कांड में सबौर के नवटोलिया निवासी पवन शर्मा को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। हाजत में बंद आरोपी को किसी जहरीले जीव ने काट लिया, जिसके बाद 0 माइल थाना पुलिस उक्त आरोपी को अस्पताल ले गए, जहां उसे भर्ती करा दिया गया। उसके बाद दोनों सिपाही और कैदी एक साथ ही अस्पताल के बेड पर सो गए। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या अपराधी हथकड़ी खोलकर अस्पताल से फरार नहीं होंगे? वही मामले में सिटी एसपी ने कार्रवाई की बात कही है। गोपालगंज में जमीन विवाद में दो पक्षों के बीच जमकर चाकूबाजी हुई। इस घटना में 11 लोग घायल हो गए। घटना कुचायकोट थाना क्षेत्र के सिरिसिया गांव की है। बताया जाता है कि धान काटने के दौरान खेत में दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प हो गई। झड़प के दौरान दोनों पक्षों से लोगों ने एक दूसरे पर चाकू, फरसा और लाठी डंडे से हमला कर दिया। घटना में एक महिला समेत 11 लोग जख्मी हो गए, जिन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस मामले में सदर एसडीपीओ संजीव कुमार का कहना है कि दोनों पक्षों से प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। बताया जाता है कि सिरसिया गांव निवासी हीरालाल राम और उनके ही गांव के रामाज्ञा राम के बीच गाली गलौज से विवाद शुरू हुआ था। विवाद तब बढ़ गया कि दोनों के बीच खेत में ही मारपीट शुरू हो गई। इस दौरान दोनों पक्ष के लोगों ने एक दूसरे पर चाकू और धारदार हथियार से हमला कर दिया। वहीं इस मामले में सदर एसडीपीओ संजीव कुमार का कहना है कि दोनों पक्षों की तरफ से प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। दरभंगा से पुलिस का अमानवीय चेहरा सामने आया है, जहां विरौल थाने के बुआरी गांव में पुलिस वालों का कहर एक पत्रकार पर ऐसे टूटा कि पूरा परिवार घायल अवस्था में अस्पताल में इलाज कराने को मजबूर है। पत्रकार के परिवार सहित कुल 25 लोग घायल हैं। घायलों में बुजुर्ग, महिलाएं, छोटे छोटे बच्चे भी शामिल हैं। इनमें 8 गंभीर घायल लोगों को बिरौल सीएचसी से टीएमसीएच रेफर कर दिया गया। बताया जाता है कि पत्रकार ने एक चौकीदार के द्वारा शराब के नशे में हंगामे करने का विरोध किया था, जिसके बाद कुछ अन्य पुलिस वालों ने पहुंचकर उसके पूरे परिवार के साथ मारपीट की। सवाल यहाँ भी खड़ा होता है कि अगर शराब की सूचना पर पुलिस पत्रकार के घर पहुंची थी तो कायदे से घर की तलाशी लेनी चाहिए थी। शराब मिलने पर पूरे परिवार पर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन न तो यहाँ शराब मिली, न ही खाली शराब की बोतलें। ऐसे में पुलिस का ये दमनात्मक कार्रवाई वाला रूप क्यों सामने आया, ये सवाल इस वक्त सबसे बड़ा है। बक्सर से पुलिस की गिरफ्त में एक बुजुर्ग ने आत्महत्या कर ली, जिसके बाद थाने में हड़कंप मच गया है। दरअसल एक वृद्ध ने थाना परिसर के कंप्यूटर रूम में गमछे के सहारे फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। पूरा मामला कोरान सराय थाने का है। बक्सर एसपी नीरज कुमार सिंह ने कार्रवाई करते हुए थाना अध्यक्ष जुनीद आलम को सस्पेंड कर दिया है। बक्सर एसपी नीरज कुमार सिंह ने बताया कि वृद्ध की गिरफ्तारी SC/ST एक्ट के तहत की गई है। मृतक की पहचान कोटवा गांव के रहने वाली 70 वर्षीय यमुना सिंह के रूप में की गई है। गिरफ्तार यमुना सिंह को थाना परिसर के कंप्यूटर रूम में रखा गया था, जहां यमुना सिंह ने गमछे के सहारे फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। हालांकि बुजुर्ग ने ऐसा क्यों किया, इस मामले का खुलासा अब तक नहीं हो पाया है, लेकिन पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं इस खबर के बाद परिजनों में शोक की लहर है। परिजनों में आक्रोश भी नजर आ रहा है। गिरिडीह में +2 हाई स्कूल, पचम्बा में मॉडल स्कूल का भवन बनने के साथ ही गुणवत्ता की असलियत सामने आ गई है। शटरिंग खुलने के साथ ही स्कूल का करीब 16 फीट लंबा और 2 फीट चौड़ा छज्जा टूटकर जमीन पर गिर गया। इसकी चपेट में आने से वहां काम कर रहे 2 राजमिस्त्री गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। दोनों घायल राजमिस्त्री हजारीबाग के रहने वाले हैं। आनन फानन में दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसमें गंभीर हालत को देखते हुए एक को धनबाद रेफर कर दिया गया, जहां उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही राजमिस्त्री के परिवार में शोक का माहौल है। परिजन मामले की जांच की मांग कर रहे हैं, साथ ही साथ दोषियों पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। आपको बताते चले कि झारखंड शिक्षा परियोजना के तहत करीब 7 करोड़ की लागत से इस मॉडल स्कूल का निर्माण किया जा रहा है, जिसका ठेका रांची के कुमार कंस्ट्रक्शंस को मिला है। भागलपुर के मुजाहिदपुर थाना क्षेत्र के हसनगंज मोहल्ले में कैलाश शाह उर्फ बबलू के घर में सुबह 7 बजे के करीब भीषण आग लग गई।
दरअसल इस घर में आग लगी थी, जिसके बाद सिलेंडर ब्लास्ट हुआ, जिससे आग भड़क गई। आग की लपटें इतनी तेज थीं कि इसे काबू पाने के लिए दमकल की 8 गाड़ियां पहुंची, जिसके बाद 3 घंटे के बाद आग पर काबू पाया जा सका। आसपास के लोगों का कहना है कि यहां पर अवैध रूप से केरोसिन तेल और डीजल का गोदाम बना दिया गया था। आग को लेकर लोगों में खौफ का माहौल देखा गया। वहीं दमकल कर्मी का भी कहना है कि यह आग केरोसिन तेल और डीजल जमा करने की वजह से लगी थी। वहीं आग पर काबू पाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। वहीं इससे पहले भी हसनगंज मोहल्ले से बबरगंज पुलिस ने भारी मात्रा में डीजल और पेट्रोल 2 सप्ताह पहले ही बरामद किया था। वहीं लोगों को आशंका है कि उसी के साथ यह भी अवैध किरासन तेल और डीजल के धंधे में लगा हुआ था। सवाल उठता है कि भारी मात्रा में केरोसिन तेल और डीजल का भंडारण किया जा रहा था, लेकिन मुजाहिदपुर पुलिस को इसकी खबर क्यों नहीं थी। गोपालगंज में बेखौफ अपराधियों ने पूर्व वार्ड सदस्य की गला रेतकर हत्या कर दी और वारदात के बाद नहर किनारे शव को ठिकाने लगा दिया। घटना सिद्धौलिया थाना क्षेत्र के बुचैया गांव की है। मृतक पूर्व वार्ड सदस्य का नाम वीरेंद्र राम है, जो सिद्धौलिया थाने के अस्पताल रोड के निवासी हैं। परिजनों के मुताबिक कल शाम से गायब थे और आज सुबह पूर्व वार्ड सदस्य का शव नहर किनारे मिलने से सनसनी फैल गई। गांव वालों की सूचना पर स्थानीय पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। घटनास्थल पर जांच के दौरान पुलिस को हत्या से जुड़े कई साक्ष्य मिले। पुलिस जांच करने पहुंची तो मृतक के गले पर वी जैसे निशान भी मिले। आशंका जताई जा रही है कि अपराधियों ने हत्या के बाद गर्दन पर वी का निशान बनाकर किसी खास कोड वर्ड के जरिए मैसेज देने की कोशिश की है। ग्रामीणों की मौजूदगी में पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। हत्या की वजह साफ नहीं हो सकी है। वहीं सदर एसडीपीओ संजीव कुमार का कहना है कि पुलिस कई बिंदुओं पर जांच कर रही है। पटना यूनिवर्सिटी के छात्र संघ चुनाव का प्रचार आज रुक गया। 19 तारीख को अब वोट डाले जाने हैं। उससे पहले आज सभी प्रत्याशी अपना अपना जोर लगाते नजर आए। वहीं चुनाव को लेकर काफी बवाल भी देखने को मिला। वहीं प्रेसिडेंशियल डिबेट के दौरान छात्र पुलिस से भिड़ गए। दरअसल डिबेट में छात्र आरजेडी के अध्यक्ष उम्मीदवार साकिब कुमार का संबोधन शुरू हुआ, तभी एबीवीपी के सदस्यों ने संबोधन से नाराज होकर हंगामा करना शुरू कर दिया। इस दौरान पुलिस के साथ हाथापाई भी हुई। हंगामे को लेकर स्थिति तनावपूर्ण बन गई, जिसको देखते हुए मौके पर भारी संख्या में सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई। ये सभी सुरक्षा कर्मी हंगामा शांत कराने में जुट गए। दरअसल छात्रों का आरोप है कि प्रेसिडेंशियल डिबेट के दौरान पुलिस ने उनसे बदसलूकी की, जिससे छात्र भी भड़क गए और पुलिस पर हावी होने लगे और पुलिस से माफी मांगने की मांग करते नजर आए। सिमडेगा में पीएलएफआई उग्रवादियों का तांडव देखने को मिला। यहां उग्रवादियों ने कोलेबिरा में पावर ग्रिड निर्माण कार्य में लगे जेसीबी और ट्रैक्टर में आग लगा दी, साथ ही दहशत फैलाने के लिए फायरिंग भी की। नवटोली पंचायत में कोलेबिरा हरिजन कॉलोनी के पास पावर ग्रिड बन रहा है। उग्रवादियों ने रात के करीब 11:30 बजे हमला बोला। इस दौरान तैनात गार्ड से निर्माण कार्य के बारे में जानकारी दी और फिर पेट्रोल डालकर जेसीबी और ट्रैक्टर को आग के हवाले कर दिया। वहीं नक्सली पर्चा भी चिपका दिया। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। लेवी की मांग को लेकर घटना को अंजाम देने की आशंका जताई जा रही है। वहीं घटना की सूचना मिलने के बाद एसआई सुमन पांडे घटना स्थल पर पहुंचे। बताया जा रहा है कि उग्रवादी घटना को अंजाम दिए जाने के बाद उग्रवादियों ने दहशत फैलाने के लिए 2 राउंड हवाई फायरिंग भी की है। राजधानी रांची के ग्रामीण इलाकों में लहलहाते खेतों और चारों ओर फैली हरियाली में प्रकृति की सुंदरता दिखाई देती है, पर इस हरियाली की हकीकत कुछ और ही है। इन लहलहाते खेतों में नशे का कारोबार पनप रहा है। नशे के सौदागर बेधड़क वन विभाग की जमीन पर अफीम की खेती कर रहे हैं। हैरानी की बात तो ये है कि पुलिस और नारकोटिक्स विभाग को इसकी पूरी जानकारी है, पर कार्रवाई के नाम पर सिर्फ नजर रखने की बात कही जा रही है। अफीम की खेती में नक्सलियों का भी बड़ा हाथ होता है। वो गांव के भोले भाले ग्रामीणों को लालच देकर उन्हें इस कारोबार में शामिल कर लेते हैं। इन सारी बातों से प्रशासन का हर महकमा अच्छी तरह वाकिफ है, फिर भी कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे। ऐसे में कई सवाल भी खड़े होते हैं। जब पुलिस और नारकोटिक्स विभाग को इस पूरे खेल की जानकारी है तो समय रहते कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा। मिली
जानकारी के अनुसार जिन जगहों पर इन नशे की खेती हुई है उन इलाके के लोग इस फसल को लगाने के लिए पहले से ही तैयार रहते हैं और दूसरी खेती से दूरी बना लेते हैं क्योंकि इसमें मुनाफा भी ज्यादा होता है। दरभंगा एयरपोर्ट के अंदर रह रही करीब 200 से ज्यादा नीलगाय और जंगली सुअर को गोली मारी जाएगी। दरअसल वन विभाग के सबसे बड़े अधिकारी डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर ने बताया कि उन्हें इलाके में रह रहे नीलगाय और जंगली सुअर को शूट आउट करने का आदेश मिला हुआ है। उन्होंने बताया कि एयरपोर्ट के अंदर के जमीनी हालात ठीक नहीं होने के कारण जानवरों को जिंदा पकड़ना या बेहोश कर बाहर निकालना संभव नहीं है। ऐसे में वर्ल्ड लाइफ को सूचित कर हाई लेवल बैठक के बाद ये अहम फैसला लिया गया है। दरभंगा एयरपोर्ट के लिए ये नीलगाय और जंगली सुअर बहुत बड़ा खतरा बनते जा रहे हैं। विभाग का कहना है कि ये जानवर कभी भी विमान हादसे का कारण बन सकते हैं। कई बार नीलगाय दौड़ते हुए रनवे पर चली जाती है। दरभंगा हवाई अड्डा परिसर के अंदर जंगली सुअर और नीलगाय के उछल कूद से कई बार ये जंगली जानवर चहलकदमी करते हवाई पट्टी पर भी आ जाते हैं। हालांकि इससे तत्काल बचाव के उपाय भी किए गए हैं, लेकिन वो काफी नहीं। ऐसे में अब एयरपोर्ट के अंदर नीलगाय सहित जंगली सुअर को मारने का फैसला लिया गया है। समस्तीपुर के मुक्तापुर इलाके में स्थित रामेश्वर जूट मिल एक बार फिर बंद हो गया है। पिछले 4 दिनों से मजदूर अपनी मांगों को लेकर लगातार हड़ताल कर रहे थे, जिसके कारण मिल प्रबंधन और मजदूरों के बीच गतिरोध चल रहा था। इसी बीच मिल बंद ही हो गई। मजदूरों का आरोप है कि उन्हें बोनस की राशि भी मिल प्रबंधन के द्वारा नहीं दी जा रही है। जूट मिल में काम करने वाले मजदूरों के द्वारा बीमा, ग्रेच्युटी, पीएफ को ऑनलाइन करने सहित कुल 9 मांगों को लेकर आंदोलन शुरू किया गया था। साथ ही मजदूरों का आरोप था कि बोनस की राशि भी मिल प्रबंधन के द्वारा नहीं दी जा रही है। इन सभी मांगों को लेकर 4 दिन पहले से लगातार आंदोलन किया जा रहा था, जिसके बाद मिल प्रबंधन के द्वारा मजदूरों के आंदोलन को देखते हुए 14 नवंबर को एक नोटिस जारी किया गया, जिस पर यह लिखा गया कि नो वर्क नो पे, जिसके बाद मजदूर भड़क गए। उनका कहना है कि मजदूरों को कोई सुविधा नहीं मिल रही है। कई दिनों से जूट मिल अब भी बंद है, जिससे हजारों मजदूरों के रोजगार पर संकट आ गया है। रोहतास के नासरीगंज थाना के अमियावर में सोन नदी में बालू खनन करने के लिए बांध बांधने के दौरान 2 पोकलेन मशीन बह गई। बताया जाता है कि बालू खनन करने के लिए सोन नदी के किनारे के भाग को बालू का बांध बनाकर घेर दिया जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा बालू खनन किया जा सके। लेकिन इसी दौरान पानी की रफ्तार इतनी तेज हो गई कि लहरें बांध को तोड़ दी और अपने साथ 2 पोकलेन मशीन बहाकर लेकर चली गई। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस प्रकार पानी धीरे धीरे बालू के बनाए बांध को तोड़ता हुआ निकल रहा है और पोकलेन मशीन पानी में डूब रही है। इसी बीच जान बचाने के लिए पोकलेन मशीन का चालक गाड़ी छोड़कर भाग जाता है, जिससे उसकी जान तो बच जाती है। ये तस्वीर अमियावर बालू घाट की है। दरअसल अवैध रूप से बालू खनन करने के लिए समय समय पर सोन नदी की धारा को अवरुद्ध करने की कोशिश की जाती रही है, जिसके कारण कई बार ऐसे हादसे होते ही रहते हैं, जिसमें लाखों का नुकसान होता है और कई बार तो लोगों की जान तक चली जाती है। मुंगेर में ऑर्किड इंटरनेशनल स्कूल के छात्र और छात्राओं ने धौनी गांव में नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया और पर्यावरण बचाव का संदेश देते हुए नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किए। इस नाटक को देखने के लिए ग्रामीणों की भीड़ पहुंच गई। बच्चों ने पेड़ का महत्व समझाया और नाटक के जरिए दिखाया कि किसान किस प्रकार पौधों को लगाते हैं और बच्चों की तरह इसे पालते हैं। जब दूसरे लोग उस पेड़ को काटते हैं तो किसान सदमे में दम तोड़ देता है। बच्चों ने पेड़ से मिलने वाले ऑक्सीजन और उसके लाभ को गीत और संगीत के जरिए मार्मिक संदेश देने का प्रयास किया। बच्चों ने खूबसूरत गाने के जरिए गाँव वालों को जागरूक किया। वहीं ग्रामीणों ने कहा कि इस कार्यक्रम से वे काफी प्रभावित हुए। वे अब पेड़ों की रक्षा के लिए काम करेंगे और साथ ही साथ दूसरों को भी पर्यावरण के लिए जागरूक करेंगे। वहीं ग्रामीणों ने बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना भी की। पेड़ पौधे काटकर घर बना लोगे, गाड़ी खरीद लोगे, लेकिन विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेले में सिंगर मैथिली ठाकुर ने पारंपरिक गीत गाकर लोगों का मन मोह लिया। मैथिली ठाकुर के पिता और दोनों भाइयों के साथ ही पूरी टीम सोनपुर मेला पहुंची हुई थी। सोनपुर मेले के पर्यटक पंडाल में मैथिली ठाकुर के प्रोग्राम को लेकर जिला प्रशासन ने खास तैयारी की थी।
बड़ी संख्या में पुलिस की तैनाती थी। वहीं मैथिली ठाकुर के प्रोग्राम के 2 घंटे पहले से ही मेला पंडाल में दर्शक उनके आगमन के इंतजार में बैठे हुए थे। मैथिली ठाकुर के गीतों का सिलसिला जैसे ही शुरू हुआ, मानो पूरा मेला रुक सा गया हो। बड़ी संख्या में लोग पंडाल में तो मौजूद थे ही, मैथिली ठाकुर के भक्ति गीतों पर झूमते बाहर भी लोगों की बड़ी भीड़ मौजूद थी। भक्ति के गीतों की प्रस्तुति के बाद पारंपरिक होली गीत ने दर्शकों को खूब झुमाया। छपरा में मंचलों की खैर नहीं, क्योंकि लड़कियां मार्शल आर्ट सीखकर उनको सबक सिखाने की पूरी तैयारी कर रही है। यहां राजेंद्र कॉलेज के मैदान में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा छात्राओं को प्रशिक्षित करने के लिए मिशन साहसी का आयोजन किया गया है। मिशन साहसी के तहत कॉलेज और स्कूल में पढ़ने वाली छात्राओं को आत्मरक्षा के गुर सिखाए जा रहे हैं। इस अभियान में महाविद्यालय एवं विद्यालय में पढ़ने वाली छात्राओं ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। छात्राओं के लिए यह अनोखा अनुभव है। छात्राओं का कहना है कि वर्तमान परिवेश में मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण उनके लिए काफी जरूरी है और ये उनको आत्मनिर्भर बनाने में मदद करता है, जिससे अपनी सुरक्षा खुद कर सकेंगी और इसके साथ ही ये खेल के रूप में अपनाकर आगे बढ़ने में उनके करियर में भी मदद मिलेगी। वहीं छात्राओं के परिजन भी इसको लेकर काफी खुश नजर आ रहे हैं। राजेंद्र कॉलेज के मैदान में फिलहाल 50 छात्राएं मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण प्राप्त कर रही है। गुमला की बंजर जमीन को भी उपजाऊ बनाने का कार्य जिला प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। रायडी में लेमन ग्रास की खेती की जा रही है। केवल रायडी में 96 एकड़ जमीन पर लेमन ग्रास का उत्पादन किया जा रहा है, जिसमें लगभग 11 गांव के 450 से अधिक किसान परिवार जुड़कर खेती कर रहे हैं। उपायुक्त सुशांत गौरव ने रायडी प्रखंड के नक्सल प्रभावित पंचायत कांसीर पंचायत का दौरा किया। ऊपर कटंगा ग्रास से तेल निकालने की और डीपाटोली गाँव में 15 एकड़ बंजर मशीन स्थापित करने के लिए लेमन ग्रास की खेती करने का निर्देश दिया। इस योजना में केमटी और कांसीर पंचायत के 500 से अधिक किसान शामिल हुए। दरअसल लेमन ग्रास एक औषधीय पौधा है जो खासकर दक्षिणी पूर्व एशिया में पाया जाता है। ये घास जैसा ही दिखता है, बस उसकी लंबाई आम घास से ज्यादा होती है। वहीं इसकी महक नींबू जैसी होती है और इसका ज्यादातर उपयोग चाय में अदरक की तरह किया जाता है। इसके अलावा दवा के रूप में लेमन ग्रास ऑयल का उपयोग भी सालों से किया जाता रहा है। शेखपुरा के ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धन महिलाओं को आर्थिक संपन्न बनाने और शैक्षणिक स्तर पर विकसित करने के लिए शबनम लता ने बेहतरीन काम किए हैं। बेलाव गांव की शबनम लता सुदूर ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को स्वावलंबी बना रही हैं। ये 13 गाँव में सिलाई कढ़ाई प्रशिक्षण केंद्र को चला रही हैं। वहीं 11 गाँव में निःशुल्क कोचिंग संस्थान चलाकर शैक्षणिक स्तर पर बदलाव लाने की कोशिश भी कर रही हैं। इन महिलाओं के बनाए गए कपड़ों को बेचने के लिए और इन्हें प्रमोट करने के लिए प्रदर्शनी भी लगाई गई है। लता फाउंडेशन के तहत जिले के सुदूर और अति पिछड़े गाँव की महिलाओं को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने को लेकर एक कारगर पहल की जा रही है। वहीं एक कार्यक्रम आयोजित कर इन आत्मनिर्भर महिलाओं को सम्मानित भी किया गया। फाउंडेशन के डायरेक्टर शबनम लता ने कहा कि लगातार महिलाओं को समाज के मुख्य धारा से जोड़ने को लेकर कार्य किए जा रहे हैं। वहीं इस पहल को लेकर महिलाओं में भी काफी उत्साह देखा गया।